हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो कंपटीशन के हीरो और अपने माता पिता के वीरों, आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है हमारे अपने एकेडमी मनु सर एकेडमी में। तो जैसा कि आप सभी को थंबनेल में ही मिल गया होगा कि इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है और सारे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसमें होंगे। तो ज़्यादा कोई आलतू फालतू की बात नहीं करेंगे, सीधा सा हम लोग कंटेंट पे चलेंगे और टू द पॉइंट चलेंगे, जो कि आपके एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आते हैं। तो जैसा कि आपको पहले से ही दिख रहा होगा कि सारे जो टू द पॉइंट हैं, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में सारे लिख के लाया हूँ, इसी वजह से कि कोई भी फालतू बात नहीं होगा। आपका समय जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे बयां नहीं करेंगे ऐसे। अगर आप 10 मिनट की वीडियो देखोगे तो उसमें बहुत कुछ सीख के जाओगे, ये बिलीव मानो मेरा। तो चलिए बिना बात किए हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि जितना भी भौतिक विज्ञान का सेशन है, लगभग आज के टाइम पे लोगों का थोड़ा सा कमजोरी होता है ना। तो वहां पर क्या करेंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं। और आपको पता ही है कि अभी रेलवे की भी वैकेंसी आने वाली है टेक्नीशियन पद की, और यूपी पुलिस का भी पेपर लीक हो चुका है, आरओ वगैरह का भी, इनका भी पेपर री एग्जाम होने वाला है ना। तो और बीपीएससी टीआरई 3.0 जो कि आ चुका है और टीआरई 4.0 भी आने वाला है। तो ये जो क्लास होगी जनरल साइंस की, ये इन सभी आगामी एग्जाम के लिए एकदम रामबाण साबित होगी। चलिए तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कि आखिर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान का परिचय, और परिचय के बाद में मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियों के बारे में थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो देखिए, इन्हीं परिचय से ही कितने आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भौतिक विज्ञान वो क्या होता है। तो सबसे पहले भौतिक विज्ञान समझ लीजिए कि भौतिक विज्ञान जो है आपका द्रव्य और ऊर्जा के संबंधों का अध्ययन है। द्रव्य और ऊर्जा के संबंधों का अध्ययन है। अब बात यह की जाती है कि द्रव्य क्या होता है। तो द्रव्य मतलब जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसे महसूस किया जा सके, उन सारी चीजों को हम द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य और ऊर्जा का क्या किया जा सके, अध्ययन। इसी परिभाषा का डीपली अध्ययन किया किसने, हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और उन्होंने एक समीकरण दे दिया, द्रव्य से उन्होंने एक निश्चित द्रव्य का मान लिया जिसे बोला गया द्रव्यमान, और द्रव्यमान और ऊर्जा का समीकरण दे दिया। किसने दिया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। जब इन्होंने समीकरण दिया तो यह कहा गया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले की बात करें तो कोई भी ये जानता ही नहीं था कि द्रव्यमान को भी ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता था। उससे पहले ऊर्जा संरक्षण का नियम ही चलता था, जो कि ये कहता था कि ऊर्जा जो है आपका अविनाशकारी है, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन जब से अगर बात करें आपका जो है अल्बर्ट आइंस्टीन का जो नियम आया, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण आया, इससे ये पता लग गया कि द्रव्यमान को भी ऊर्जा में बदला जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप सभी लोग दीपावली को जब पटाखे फोड़ते हो तो जितना बड़ा पटाखा लेके आते हो, क्या जब वो फूटने के बाद उतना ही बड़ा बचता है? नहीं, जितना भी बड़ा पटाखा था, जितना उसका वजन था, वो सारा किस में बदल जाता है, ऊर्जा में बदल जाता है। और किस ऊर्जा में बदल जाता है, तो आपका ध्वनि ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में, और आपकी ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आपका क्या होता है, इसी को कहते हैं आपका द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, की द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। ठीक है, तो ये किसने दिया था, आपका अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, और ये आपका रेलवे में भी पूछा गया है। तो इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये रेलवे में भी आपका पूछा गया है कि द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण किसने दिया था। अब ये जो आपका द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E = mc² दिया, इन्होंने mc² दिया, तो वहां पर क्या हुआ, इन्हें एक उपलब्धि मिली, और जिसे जो है शास्त्रीय भौतिक का इन्हें जनक कहा जाने लगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अल्बर्ट आइंस्टीन को किस भौतिक शास्त्र का जनक कहा जाता है, तो शास्त्रीय भौतिक का जनक कहा जाता है। हालांकि आगे इसी की एक शाखा के रूप में उभर के आती है आपकी रसायन विज्ञान। चलिए तो अब हम लोग बात कर लेते हैं भौतिक विज्ञान के अन्य चीजों के बारे में, कि अगर बात करें भौतिक विज्ञान के जनक कौन है। तो सबसे पहले बात करें भौतिक विज्ञान के जनक, तो वो है सर आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन। अब आइजैक न्यूटन को ही जनक क्यों बोला गया, क्योंकि इन्होंने क्या दिया था, आपका गति के नियम दिए थे, गति के नियम, और सबसे जरूरी बल की परिभाषा।
जो बल की परिभाषा किसी व्यक्ति ने दी है तो उसमें सबसे पहला नियम आता है आपका, सबसे पहला नाम आता है आपका सर आइजैक न्यूटन का। और जो इनकी सबसे विशाल उपलब्धि थी जो थी आपकी गुरुत्वाकर्षण की खोज, गुरुत्वाकर्षण की खोज। अर्थात ये कहा गया कि ब्रह्मांड में जितने भी पिंड घूम रहे हैं वो सारे एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। यही बल बोला गया आपका गुरुत्वाकर्षण बल। और इन्होंने इसका समीकरण भी दिया था F = G टाइम्स m1 m2 अपॉन r²। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये गुरुत्वाकर्षण की खोज इन्होंने बताया था। और जिसमें अगर बात करें आपका G का मान आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये होता है 6.67 × 10⁻11 है ना। और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये आपका बहुत ही जरूरी मान है, क्योंकि ये आपका रेलवे की कई सारी परीक्षाओं में इसका डायरेक्ट मान पूछ देता है। किसी किसी शिफ्ट में आपका डायरेक्ट मान पूछा गया है और किसी किसी शिफ्ट में आपका डायरेक्ट इसका यूनिट पूछ दिया गया है। ठीक है, तो यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, और जबकि मान क्या होता है 6.67 × 10⁻11। ठीक है भाई, तो अब हमारा बात करें तो ये आपके जनक हो गए। अब बात यह जाती है कि भौतिक विज्ञान में जो आधुनिक भौतिक के जनक कौन है, आधुनिक भौतिक के। तो आधुनिक भौतिक में बात करें तो इनके जनक के रूप में अगर बात आता है तो नाम उभर के आता है आपका गैलीलियो गैलीली का। किसका आता है, गैलीलियो गैलीली का। अब बात ये आती है कि गैलीलियो गैलीली ने आखिर में इसके बारे में ऐसा क्या बता दिया जो इन्हें जो है आधुनिक भौतिक का जनक बोला गया। तो सबसे जरूरी है इनका, इन्होंने जो बताया जड़त्व का नियम। क्या बताया, जड़त्व का नियम। इन्होंने ये कहा था कि कोई भी वस्तु यदि स्थिर है तो वो सदैव स्थिर रहेगी, और गतिमान है तो सदैव गतिमान रहेगी। ठीक है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और यही आपका किसका होता है, जड़त्व का नियम होता है। ठीक है, तो ये आपका किसने दिया था, गैलीलियो गैलीली ने। और इन्होंने जो इंपॉर्टेंट चीज दी थी वो थी टेलीस्कोप का आविष्कार किया, जिससे क्या हुआ कि खगोलीय पिंडों को देखा जा सकने लगा। इससे पहले क्या होता था कि खगोलीय पिंडों के बारे में सिर्फ आकलन किया जाता था, देखा कभी नहीं जाता था, देखा ही नहीं जा सकता था। तो जब इन्होंने क्या बनाया, टेलीस्कोप बनाया, तो उस समय क्या हुआ कि खगोलीय पिंडों को देखा जा सकने लगा। उससे पहले जो आकलन किया जाता था, जैसे न्यूटन आकलन करते थे कि पृथ्वी जो है नारंगी के समान है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है आपका केवल आकलन पे जो है ये टिका हुआ था हमारा ब्रह्मांड। अब जो है क्या है, देखकर उसके ऊपर जो है चर्चा होती है विजुअल। अब बात कर लेते हैं इसी से संबंधित आपका आता है द्रव्य, कि द्रव्य क्या है। हालांकि इसके बारे में हम लोग ऊपर भी चर्चा कर चुके हैं, एक बार और बता देते हैं। द्रव्य क्या है, जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो और जिसे हम लोग महसूस कर सकें। तो जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो और जिसे हम महसूस कर सकें, इन सारी जो क्वालिटियां जो है जिस भी पदार्थ में होती हैं उसे कहते हैं द्रव्य कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब बात आती है कि आपका द्रव्यमान क्या है। तो द्रव्यमान की बात करें, अब यहां से संबंधित क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में आता है, अभी बताएंगे आपको। द्रव्यमान क्या है, तो द्रव्य की निश्चित मात्रा को ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। अब निश्चित मात्रा के लिए क्या करना पड़ा, तो निश्चित मात्रा के लिए एक यूनिट बनाना पड़ा कि इतनी निश्चित मात्रा होनी चाहिए, और उस इतनी निश्चित मात्रा को ही हम लोगों ने उस यूनिट का नाम दे दिया किलोग्राम। क्या किया, किलोग्राम। तो अगर बात करें जो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, किलोग्राम। ये द्रव्यमान का मात्रक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम के ओरिएंटेड से सबसे जरूरी है आपका, वो ये है कि द्रव्यमान सदैव कैसा होता है आपका, द्रव्यमान सदैव कैसा होता है, ये आपका जो है निश्चित इकाई है। याद रखना, ये ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह पे चले जाइए लेकिन द्रव्यमान कभी भी बदलने वाला नहीं है। चाहे आप मंगल पे जाइए या बुध पे चले जाइए या आप शुक्र पे चले जाइए या चंद्रमा पे चले जाइए, ग्रह हो चाहे उपग्रह हो, द्रव्यमान कभी भी परिवर्तन नहीं होगा, हमेशा एक जैसा ही रहेगा। अब इससे मैं आपको रिलेटेड एक क्वेश्चन बता देता हूं। ये आपका एनटीपीसी में पूछा गया था कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर जाने पर कितना होगा। आंसर आप जान गए होंगे, यदि 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर भी 60 ही किलोग्राम रहेगा, है ना। चाहे मंगल पे चले जाओ चाहे किसी ब्रह्मांड के पिंड पे चले जाओ, हमेशा द्रव्यमान कैसा रहेगा, निश्चित रहेगा। और आप कैसे इसका यूनिट देख के पहचान सकते हो कि यूनिट जैसे ही केजी है तो समझ लो आप बदलने वाला नहीं है, किसी भी पिंड पे चले जाओ। ठीक है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, इसे आप इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर भार क्या होता है। तो भार क्या होता है, किसी भी पिंड का वह मतलब एक बाह्य कारक होता है जिससे वह पिंड अपनी तरफ जो है किसी वस्तु को खींचे। किसी भी पिंड का वह बाह्य कारक जिससे किसी दूसरे पिंड को वो अपनी ओर खींचता है उसे कहते हैं भार। जैसे अगर बात करें, आपने देखा होगा गर्मियों की रात को जब खुले आसमान के नीचे आप लेटते हो तो देखा होगा कि यूं चमकता हुआ तारा निकल जाता है।
अब तारा क्यों निकल जाता है, तो देखना आपको बताऊं कि ब्रह्मांड में क्या है, कई सारे छोटे छोटे जो है आपके एक तरीके से पिंड टाइप के हैं, और वो क्या करते हैं, जब तक दो ग्रहों के बीच में रहे, जब तक ये वाला भी उसे खींच रहा है, ये वाला भी उसे खींच रहा है, बराबर खींच रहा है, तब तक तो वो वहीं रहते हैं। लेकिन जिसके भी तरफ थोड़ा सा बढ़े और उसने ज्यादा ताकत लगा के खींचा तो वो पिंड उसी की ओर भाग जाते हैं। तो अगर बात करें आपका, वही आपका कहलाते हैं, आपका वो कहलाता है आपका एक तरीके से वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो खींचने वाला होता है। लेकिन अगर सरफेस पे खड़ी हुई वस्तु है किसी भी पिंड के, तो वो उस पर जितना भी वो खींचता है उसे क्या कहते हैं, बल। जैसे अगर बात करें, आपका ध्यान से देखना, ये पृथ्वी है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पर कोई भी वस्तु इस पर खड़ी हुई है, तो जितना भी अगर बात करें पृथ्वी अब इसे खींचेगी तो अपनी सरफेस पे जितना बल लगाएगी उसी को कहते हैं हम लोग क्या, भार। अब अगर बात करें इसका मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक जैसे न्यूटन होता है वैसे ही आपका भार का मात्रक भी न्यूटन होता है। और W बराबर इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, mg से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो अगर बात करें आपका W बराबर mg, अब याद रखना जितना भी भार है वो डिपेंड किस पे करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर। अगर गुरुत्वीय त्वरण अधिक हो जाएगा तो भार भी कितना हो जाएगा, उस वस्तु का अधिक होगा। यदि गुरुत्वीय त्वरण कम होगा तो भार भी उस वस्तु का कम होगा। अब यहाँ से एक पॉइंट आपको बता देते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर बात करें गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक कहाँ पर होता है, तो याद रखना ये ध्रुवों पर अधिक होता है। कहाँ पर होता है, ध्रुवों पर। ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, अधिक होगा। जब गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होगा तो भार ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। तो याद रखना किसी वस्तु का भार कहां पर बढ़ जाता है, ध्रुवों पर, और कहां पर घट जाता है। अब घटने की बात करें तो विषुवत रेखा पर, या अगर बात करें भूमध्य रेखा पर, किस पर, भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा पर जब अगर बात करें कि जी का मान घट जाएगा तो भार भी घट जाएगा। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आ भी सकता है कि किसी वस्तु का भार कहां पर बढ़ सकता है, तो ध्रुवों पर बढ़ सकता है, क्योंकि जी का मान बढ़ जाएगा तो आपका ध्रुवों पर भार बढ़ जाएगा। और अगर बात करें जी का मान घट जाएगा तो ध्रुवों पर आपका भार क्या नाम, भूमध्य रेखा पर आपका भार घट जाएगा। चलिए अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि चंद्रमा पर आपका जो है आपका कि किसी भी वस्तु का भार कितना होता है। तो याद रखना चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार होता है पृथ्वी का 1/6 गुना। यदि पृथ्वी पर कोई भी वस्तु 60 न्यूटन के भार लगाती है पृथ्वी पर, तो अगर बात करें चंद्रमा पर कितना होगा, तो 6 का भाग दे दोगे आप, 10 न्यूटन का बल लगाएंगे। 10 न्यूटन का आपका अगर बात करें तो भार आरोपित करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर बात करें आपका मंगल और बुध पर, तो मंगल और बुध पर पृथ्वी की तुलना में आपका 2/5। ये देखिए, ये जो दोनों फैक्ट हैं आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट अभी तक हालांकि एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, लेकिन आगे जो कि आप समझते हो कि कंपटीशन इतनी चरम सीमा पर जा चुका है, तो हो सकता है आगे आपका कि चंद्रमा छोड़ के और भी ग्रहों पर ये चीज पूछ ले। तो इन दोनों को आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डाल लेना, क्योंकि इनको क्या है, शायद है आपके आगामी एग्जाम में पूछा जाए। तो मंगल और बुध पर कितना होता है, 2/5 पृथ्वी की तुलना में, और जबकि शुक्र पर कितना होता है, 11/12 गुना। यदि मान लीजिए किसी भी वस्तु का पृथ्वी पर भार 60 न्यूटन है, ध्यान से देखना, तो चंद्रमा पर 6 का भाग दे दोगे, मतलब चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, चंद्रमा पर 10 न्यूटन हो जाएगा। मंगल और बुध पर कितना हो जाएगा, तो इसका 2/5 कर लेंगे। तो 2/5 जब 60 का करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 24। तो 24 न्यूटन जो है इन दोनों पर होगा। और अगर शुक्र पे बात करें तो आपका कितना हो जाएगा, 55 न्यूटन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इनको ध्यान देना है। तो अब हमारा जो है ये भौतिक विज्ञान की एक परिभाषा टाइप की है जो हमने आज फिनिश कर ली है। अब हम लोग जो इसका दूसरा पार्ट है, जिसे आपका लिखा होगा थंबनेल में कि राशियां, मूल राशियां और मूल मात्रक क्या है, अब उस पर चलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि राशियां क्या हैं। हाँ, और इसको जो है वीडियो को एक बार अगर थोड़ा स्पीड ज़्यादा है तो आप 2 बार या 3 बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले गए हैं। ठीक है, चलिए तो अगर बात करें राशियां क्या हैं, तो ऐसी राशियां वो होती है जिन्हें संख्यात्मक रूप से प्रकट किया जा सके, उन सभी को राशियां कहते हैं। अब यहाँ पर आती है आपकी कि मूल राशि क्या है। मूल राशियां, तो मूल राशियां ऐसी राशियां होती हैं जो पूर्णतः स्वतंत्र हैं, जिन्हें किसी दूसरी राशियों से मतलब नहीं है, ऐसी राशियों को मूल राशियां कहते हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, और मूल राशियां जब पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं तो उन स्वतंत्र राशियों के स्वतंत्र ही मात्रक होते हैं। तो इसीलिए मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हें मूल मात्रक क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मूल मात्रक। तो मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। अब बात यह आ जाती है कि
मूल राशियां हमारी कितनी होती हैं, तो मूल राशियां हमारी 7 होती हैं। कितनी होती हैं आपकी, तो मूल राशियां हमारी 7 होती हैं आपकी, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगर बात करें आपका जो 7 कौन कौन सी हैं, और उसके बाद में जो है आपका कोण घनकोण वो अलग है आपका, उसकी बात अलग करेंगे। तो सबसे पहले बात करें जो 7 हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले बात करें लंबाई। हाँ, इसे आप याद करने की एक बेस्ट ट्रिक लेके आया हूं, जो कभी आपको जो है थोड़ी जरूरत पड़ जाए तो उसे याद रख लेना। क्या है आपका कि लोड कर जेपी टीबीएस लाया, लोड कर जेपी टीबीएस लाया। लोड मतलब एलडी, जेपी मतलब जे और पी, और आपका टीबीएस, ये आपकी 7 हो गई। अब यहाँ पर आपको बता देते हैं, एल का मतलब हो गया आपका लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, तो ये आपको पता है। डी मतलब हो गया आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम। जे से हो गया आपका ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का हो गया कैंडेला। और पी का मतलब हो गया पदार्थ की मात्रा, जिसका हो जाता है आपका मोल। और अगर बात करें टी से हो गया ताप, जिसका क्या होता है केल्विन। और अगर बात करें वी का मतलब हो गया विद्युत धारा, जिसका मात्रक होता है एम्पियर। और एस मतलब हो गया समय, समय का मात्रक हो गया सेकंड। तो ये आपकी क्या है 7 मूल राशियां हो गई। इसके बाद में अगर बात करें आपकी 2 और आती हैं, जो अगर बात करें किसी किसी किताब में आपको मिल जाएंगी, कोण और घनकोण। कोण का जो मात्रक होता है आपका वो रेडियन होता है, घनकोण का होता है स्टेरेडियन होता है। ठीक है, चलिए अब बात आती है इसमें कुछ चीजें जो अभी तक हम लोग जानते हैं, नाम तो सुना है लेकिन अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता क्या होता है और पदार्थ की मात्रा क्या होता है। इन दो के बारे में थोड़ा सा डीपली जानने की कोशिश करेंगे, बाकी तो सब आप जानते हो कि क्या क्या होता है। ज्योति तीव्रता की बात करें कि कोई भी ऐसा प्रकाश पुंज जो क्या करे, किसी एक घन कोण से जितनी किरणों की मात्रा गुजारता है उसे कहते हैं ज्योति की तीव्रता। जैसे अगर बात करें ये यहाँ सर यहाँ से क्या है, एक प्रकाश पुंज से कई सारा प्रकाश निकल रहा है, ध्यान से देखना, ये बहुत सारा प्रकाश निकल रहा है। और इसी में क्या हुआ, एक मैंने घनकोण आंतरित कर दिया, घनकोण जो आंतरित किया। अब इसमें देखूंगा कि जितनी भी हमारी प्रकाश किरणों की संख्या जा रही है, जितनी भी प्रकाश किरणों की मात्रा जा रही है, तो एक निश्चित घनकोण पर जितनी भी प्रकाश किरणों की मात्रा या संख्या गुजरती है उसे कहते हैं ज्योति की तीव्रता कहते हैं। और इसको गिनने का जो मात्रक होता है, इसको काउंट करने का जो मात्रक होता है उसे कहते हैं कैंडेला। ठीक है, अब बात आती है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा क्या है, तो पदार्थ की मात्रा वह है, इसके लिए एक निश्चित यूनिट बना दिया गया कि कार्बन 12 के 12 ग्राम परमाणुओं में 12 ग्राम जो है मात्रा में जितने मोल होते हैं वो मोल होते हैं, कार्बन 12 के 12 ग्राम मात्रा में जितने मोल होते हैं उनकी संख्या होती है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, ये आपका क्या होता है मोल। तो ऐसा कहा जाता है कि जब कार्बन के 12 ग्राम में इतने हैं तो जितने भी पदार्थ हैं उनके उतने ही ग्राम में इतने मोल होने चाहिए, और अगर नहीं होता है तो उसको जो है एक तरीके से इसी यूनिट से आपका नाप लेते हैं कि हाँ कौन सा आपका कितना शुद्ध पदार्थ है। तो ये आज की क्लास में आप लोगों ने इतना सारा सीखा। अब एक क्वेश्चन जो कि मेरा आपसे है कि यदि किसी वस्तु का वजन पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, 600 न्यूटन है, तो आपको बताना है, ये आपके लिए सवाल है और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तो बताइए उसका शुक्र और आपका मंगल बुध पर वजन क्या होगा। इसके बाद में एक और बताइएगा, एक वस्तु का जो है द्रव्यमान पृथ्वी की अगर बात करें तो आपका पृथ्वी पर उसका जो है 60 केजी है, तो बताइए उसका चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा। तो ये आपके 2 सवाल हैं जो आपको अभी कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।